अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाज़रीन, इस हफ्ते के फ़िक्र व नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। सियासत में अददी ताकत बहुत अहमियत रखती है। मिसाल के तौर पे जो आदमी ज़्यादा वोट लेकर जीत जाता है या जो आदमी ज़्यादा वोट लेता है उसे सिकंदर कहा जाता है। उसके मुकाबले में चाहे नंबर 2 पे हो या तीसरे नंबर पे हो, जो भी आदमी वोट लेता है उनको अगर जमा कर लिया जाए तो उनके वोट ज़्यादा होने के बावजूद भी वो शिकस्तखोर उम्मीदवारी कहलाए जाते हैं। इंडिया भारत जीतेगा की बुनियाद जो राहुल गांधी ने डाली है, मैं समझता हूं कि ये इस बात को रोकने की कोशिश है कि अपोजिशन के वोट जो डिवाइडेड हो रहे थे उसे रोककर एक जगह मुत्तहिदा तौर पर अगर इस्तेमाल होते हैं तो शायद ये हो सकता कि कल बीजेपी के हालात को तंग किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई आदमी 100 वोट लेता है और उसके मुकाबले वाला 99 वोट भी अगर लेता है तो वो हारा हुआ उम्मीदवारी तस्लीम किया जाता है। तीसरा आदमी अगर 50 वोट लेता है, जो कि मजमूई तौर पे अगर देखा जाए तो 140 वोट होते हैं, लेकिन 100 वोट वाले को ही सिकंदर का ताज पहनाया जाता है। शायद अब जो इंडिया बना है, उम्मीद है कि सीट एडजस्टमेंट अगर अच्छा हो जाता है तो शायद बीजेपी के लिए ये एक मुश्किल फार्मूला साबित हो सकता है। पहला बार बिहार की मीटिंग थी, दूसरी मीटिंग जो बेंगलुरु में हुई जिसमें इंडिया का नाम दिया गया है, मैं समझता हूँ कि ये खुद एक ऐसा वार था कि पार्लियामेंट में इसकी दूसरा वार जो था पार्लियामेंट में दिखाई दिया, जहाँ पे पूरे लोग मिलकर अदम एतमाद का वोट पार्लियामेंट में पेश किए। अपोजिशन इत्तेहाद जो इंडिया के नाम से जाना जा रहा है, एनडीए का मुकाबला करने के लिए मणिपुर पे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के स्टेटमेंट के लिए मुसलसल दबाव डालते जा रहा है। लेकिन हो रहा ये कि अभी फ़िलवक़्त इस पे स्टेटमेंट कब आएगा इसके ऊपर अभी आहिस्ता आहिस्ता बयानात आना शुरू हुए हैं। लेकिन अदम एतमाद का वोट जहाँ तक मामला है, अगर देखा गया तो 2018 में भी अपोजिशन ने नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया था और आज़ादी के बाद से अगर तारीख देखेंगे तो 27 बार नो कॉन्फिडेंस मोशन अब तक पार्लियामेंट में पेश हुआ है किसी भी हुकूमत के ख़िलाफ़। 1999 का जो नो कॉन्फिडेंस मोशन था या अदम एतमाद का जो वोट था, उसके बाद वाजपेयी हुकूमत गिर गई थी। वो हुकूमत को हाथ धोना पड़ा था अपने अदम एतमाद के वोट हारने के बाद से। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी दोबारा वज़ीर आज़म बने तो 2003 में भी एक बार नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हुआ था, लेकिन इस बार बीजेपी अच्छी तैयारी कर ली थी तो उनकी हुकूमत बच गई थी। मगर 2004 में ये ज़रूर हुआ कि गवर्नमेंट बदल गई और यूपीए की सरकार आ गई थी। लेकिन 2008 में जब सिविल एंड न्यूक्लियर एग्रीमेंट के ऊपर इख्तलाफात हुए थे कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ, तो उस वक्त के वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने ट्रस्ट मोशन मूव किया था और ट्रस्ट मोशन को कामयाबी भी मिली थी। बहरहाल उनकी हुकूमत 2014 तक चली थी। खैर, मणिपुर के मसले पे बात हो रही थी पार्लियामेंट की, तो नॉर्थ ईस्ट का मामला बिल्कुल अलग और दिन ब दिन पेचीदा होता जा रहा है। आप कोशिश करे थे कि 2 महीने तक इंटरनेट बंद करके वहाँ की जो सच्चाई है उसके वीडियोस को या सच्चाई को दुनिया के सामने आने से रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश हुई थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा कि अब तक नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी को ख़त्म करने का दम भरने वाली बीजेपी हुकूमत अब बुरी तरह नाकाम हो गई है। बल्कि ऐसा लग रहा कि अब इंसर्जेंसी के नए नए रूप और रंग सामने आने के दर पे आ गए हैं, इसलिए कि जो लोग परेशान हैं वहाँ पे, अगरचे के कबायलियों का झगड़ा है वहाँ पे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मणिपुर को आप गुजरात बनाने की एक कोशिश कर रहे थे और दुनिया गाफिल बैठे रहेगी। लेकिन इंटरनेट हो या जिस तरीक़े से भी हो, वीडियो जब बाहर आया तो अब इसकी गूंज जो है यूरोपियन पार्लियामेंट में तक भी गूंज नज़र आई। अमेरिका ने उसका सख्त नोट लिया है और जिस तरीक़े का खून खराबे के वीडियोस वहाँ पे आए हैं वो पूरे हिंदुस्तान के लिए फिर से एक कलंक का दाग की तरह हमारे सामने पेश आया है। आप कोशिश कर रहे थे यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे मुसलमानों को हरासा करना,
या अपने वोट बैंक को मजबूत करने की एक कोशिश थी। लेकिन वहाँ पे आपको मणिपुर का वाक़या ऐसा सामने आया कि आपको अपनी मुंह की खानी पड़ी। आज भी हिंदुस्तान में 33 लाख लोग जो जिनका ताल्लुक़ मिडिल क्लास से है, वो 14 लाख करोड़ रुपए टैक्स अदा करते हैं या उनसे टैक्स वसूल किया जाता है। वो लोग भी काफ़ी परेशान हैं। उनकी भी जो हाय बदवा लग रही है, शायद वो मणिपुर के रूप में हो या यूनिफॉर्म सिविल कोड की नाकामी के मामले में हो। अब ऐसा लग रहा कि फ़िल वक़्त डरने से ज़्यादा डराने वाले परेशान हो गए हैं। अगर हम मुसलमानों के ताल्लुक़ से अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हर तरीक़े से मुसलमानों को एक पंचिंग बैग बना के आप दूसरे भोले भाले हिंदुस्तानियों को ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि मुसलमानों से डरो, वरना मुसलमान यहाँ पे हुकूमत में आ जाएंगे। मुसलमानों के हुकूमत में आने की जहाँ तक बात है, अगर देखा गया तो 1951 की आबादी के हिसाब से मुल्क में मुसलमानों की आबादी 10% थी, जो आज 1951 से 2023 में ये बढ़कर 14.3 हो गई। जस्ट 4% आबादी बढ़ी है। मगर पार्लियामेंट में नुमाइंदगी अगर हम देखेंगे तो कभी भी मुसलमानों की नुमाइंदगी 10% से ज़्यादा नहीं रही। 544 रुकनी पार्लियामेंट में अगर कभी भी 54 मुस्लिम एमपीज़ एक बार भी इलेक्ट नहीं हुए। इससे ये जाहिर होता है कि किस तरीके से की नुमाइंदगी होती है। आबादी अपनी जगह है, लेकिन अवामी नुमाइंदगी के मामले में हम हर वक्त कभी भी या उमूमन ये कहा जाता है कि 5% मुसलमान ही पार्लियामेंट में रहा करते हैं। एक बार 1980 का दहा था जब 8.3% मुसलमान पार्लियामेंट में थे, एमपीज़ थे वहाँ पे। लेकिन जब से बीजेपी उरूज पकड़ी है और लोगों को धर्म के नाम पे, मज़हब के नाम पे, किसी भी किस्म से जो मासूम हिंदुस्तानी लोग हैं उन्हें बेवकूफ़ बनाने की जो तरकीब यहाँ पे शुरू की गई है 1991 के बाद से, ख़ास तौर पे 84 में तो 2 एमपीज़ थे, लेकिन बढ़ते बढ़ते 1991-96 में जब बीजेपी के 100 अरकान पार्लियामेंट हो गए थे पार्लियामेंट में, और आज 303 तक जो बीजेपी पहुँच चुकी है, वह उसको अगर देखे गए तो बीजेपी के बढ़ने के बाद से मुसलमानों की नुमाइंदगी 5 से भी कम होकर रह गई है। अगरचे के केरला, आसाम, जम्मू कश्मीर, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी अगर देखा गया तो औसतन आबादी जो है इन रियासतों की जो 15% रही है, लेकिन फिर भी कभी पार्लियामेंट में मुसलमानों की आबादी नहीं बढ़ी। 1980 में जो मुसलमानों में जहाँ पे 18% से ज़्यादा 15 से 18% के करीब आबादी रहती है, वहाँ पर भी मुसलमान आज कमज़ोर मौक़िफ़ में नज़र आए हैं। आज 1% मुसलमान हैं जो 2014 में महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु में 10% मुस्लिम आबादी होने के बावजूद भी वहाँ पे सिर्फ 1% अरकान पार्लियामेंट की तादाद वहाँ पर भी 1% के करीब हो गई है। लेकिन इन सब हालात में अगर देखेंगे तो मुसलमानों से डराकर, गैर मुस्लिमों से वोट लेकर अपनी सीट को चिमटे रहने वाली सरकार आज हर एतबार से परेशान है। लेकिन हर जो 26 पार्टीज़ का अलायंस इंडिया बन के उभरा है, वहाँ पर भी आप सबकत हासिल करने के लिए 39 पार्टीज़ को अपनी जगह करे हैं। लेकिन वोट परसेंटेज की बात अगर हम करेंगे, इसलिए कि जहाँ तक पार्लियामेंट का सवाल है तो पार्लियामेंट में अगर हम बात करेंगे तो वोट किसको कितने मिले की बात आती है। तो 2019 में यूपीए के जो हलीफ जमातें हैं उनके 91 सीट्स हैं आज पार्लियामेंट में, और उनको जो वोट शेयर मिला था वो 27.5% वोट उन यूपीए को मिला था। अब इंडिया बनने के बाद ऐसा लग रहा कि ये वोट शेयर यूपीए के जो हलीफ, अब नए हलीफों का जो इजाफा हुआ है या 26 पार्टीज़ एक जगह आने के बाद से ऐसा लग रहा कि ये वोट परसेंटेज 27 से बढ़कर 37.5% के करीब तक पहुंच जाएगा। अगर 37.5% पहुंच जाता है तो अब 2019 के एनडीए के अगर हम एदाद व शुमार देखेंगे तो 2019 के एदाद व शुमार ये थे कि एनडीए की तादाद पार्लियामेंट में 353 थी। उसके बाद शिरोमणि अकाली दल हो या शिवसेना हो या बहरहाल इनकी नाकामी की वजह से या अपने हलीफों के ख़िलाफ़ जो रवैया रहा है बीजेपी का,
वो आहिस्ता आहिस्ता एनडीए को छोड़ के जो लोग चले गए हैं, उसके बाद से अब बीजेपी की तादाद या एनडीए की तादाद, बीजेपी के 303 अरकान हैं पार्लियामेंट और इनका वोट शेयर है 42.9%। 37 अगर इंडिया का होता है और एनडीए का 42.9% होता है, तो 6% का जो फ़र्क आता है, अगर 6% जो कि उम्मीद है कि बीजेपी हो या एनडीए से लोग, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट के नाम पे हो, इफरात ज़र के मामले में हो, हालात हाजरा के जो हालात चल रहे हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन और दलित के साथ मज़ालिम के हालात जो हो रहे हैं, उसमें अगर 5% भी माइनस हो जाता है तो फिर इंडिया और एनडीए में ज़्यादा फ़र्क नहीं रहेगा। ये कहा जाता है कि अगर 5% वोट बीजेपी के कम होते हैं और 5% वोट इंडिया के बढ़ते हैं तो फिर बीजेपी करीब करीब 200 और 225 सीट के बीच में ही आके रह जाएगी। अब अगर 5% वोट इंडिया के फेवर में जाते हैं तो फिर इंडिया की हुकूमत आ सकती है और एनडीए को अपोजिशन में बैठना पड़ेगा। अब सिर्फ ये है कि 5% के लिए क्या चीज़ होना चाहिए। 5% उमूमन ये कहा जाता है कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफ़ी कम होता है और उन सीट्स में कम होता है जो एससी एसटी के लिए रिजर्व्ड होते हैं। वरना देखा गया तो मुसलमान आम तौर पे ये सोचता है कि इलेक्शन का दिन है, छुट्टी का दिन है, वो घर में बैठा रह जाता है और अब तक होता यही आया है, 2014 हो या 2019 के इलेक्शन में हो, कि हमें शिकस्त में या बाद में पछतावे की ज़रूरत पड़ी है। तो इस मर्तबा मैं समझता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता जो सीना ब सीना मुहिम चलना चाहिए वो 5% वोट को बढ़ाने की मुहिम चलनी चाहिए। अगर 5% बढ़ते हैं तो फिर आप समझ सकते हैं कि किसके अच्छे दिन आएंगे। मैं ये कहूँगा कि इंडिया के अच्छे दिन आ सकते हैं और हमारे भी अच्छे दिन उसमें शामिल रह सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर मैं समझता हूँ कि गौर व फिक्र करके जो मुहिम चलनी चाहिए वो ख़ास तौर पे ऐसे बस्तियों में चलने चाहिए जहाँ पे वोटिंग परसेंटेज बढ़ना बहुत ज़रूरी है। इन सब चीज़ों को अगर नज़र में रखें तो 5% के लिए हर एक को पहल करने की ज़रूरत है। बहरहाल ये तो रहा कौमी पस मंज़र, लेकिन अगर तेलंगाना की हम बात करेंगे तो इस सेशन में, पार्लियामेंट के सेशन में निर्मला सीतारामन ने कुछ ऐसे फिगर्स दिए हैं कि 2019 से और 2023 तक तेलंगाना के जो ख़र्च की जो बात थी वो 1,90,203 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर आहिस्ता आहिस्ता ये अब 3,66,306 करोड़ रुपए पे आके टिकी है। और ऐसे हालात में तेलंगाना में नए स्कीम्स, अगरचे के वेलफेयर स्कीम चल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से तेलंगाना के हालात बदल रहे हैं वो आने वाली हुकूमत हो या मौजूदा हुकूमत हो, इनके लिए हालात संगीन होते चले जा रहे हैं। और ऐसे हालात में अभी गुज़िश्ता हफ्ते ही हुकूमत तेलंगाना ने ऐलान किया है कि वो मुसलमानों को 1 लाख रुपए ख़र्च, या ये कहूँगा कि 1 लाख रुपए ग्रांट के तर्ज पे ख़र्च देने की स्कीम शुरू की है। अब हालात इलेक्शन तो करीब हैं, हो सकता है कि 3-4 महीने में इलेक्शन का ब्यूगल भी बज जाएगा। ऐसे हालात में कितने लोगों को 1 लाख रुपए मिलने वाले हैं या 1 लाख रुपए 12% रिजर्वेशन की तरह हमारे कान खुश करने के लिए यही काफ़ी हो जाएंगे, ये सोचना भी बहुत ज़रूरी है। जिस तरह 5% वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की बात अभी मैंने की है, मैं समझता हूँ कि तेलंगाना के नेक्स्ट इलेक्शन में भी परसेंटेज भी बढ़ना चाहिए और किसको देना चाहिए मुत्तहदा तौर पर अगर हम फैसला करते हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि बजट हो या 1 लाख रुपए की स्कीम हो, यकीनन इसके बाद बहुत चीज़ें हमारे फेवर में आ सकते हैं, बसूरत दीगर हमारा वोट मुत्तहदा हो। बहरहाल इन चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ इस हफ़्ते को। फिर इंशाअल्लाह हफ़्ते फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।